एंड वेलकम टू इजी एग्जाम वंस अगेन। और आप लोग आज का वीडियो देख रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। तो इस केस के बारे में आज ही मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि केशवानंद भारती जी का कल ही निधन हुआ है, यानी कि 6 सितंबर 2020। ठीक है, इनका दिसंबर 1940 में इनका जन्म हुआ था और ये 2020 में इनका निधन हुआ। तो इनके बारे में देखेंगे हम लोग, केशवानंद भारती कौन थे, इस केस में क्या हुआ था बेसिकली, और कितनी चीजें आपको जाननी जरूरी है। सारी चीजें A to Z। जब मैं देखिए पॉलिटी पढ़ाता था, जब भी केशवानंद भारती केस का नाम आता था या गोलकनाथ केस का नाम आता था, ठीक है, तो उन तब भी मैं बताता था कि इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है, तो आज आप लोगों को डिटेल में मिलेगा। स्वागत है आपका इस चैनल में। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये थे केशवानंद भारती जी, और इनका जन्म 1940 और मृत्यु 2020 में हुई। बात करते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना क्या थी इस केस का। इंट्रोडक्शन बेसिकली ले लेते हैं हम लोग। केरल के शंकराचार्य के नाम से मशहूर, यानी कि इन्हें केरल का शंकराचार्य कहा जाता था, केशवानंद भारती जी 79 वर्षीय थे जब इनका देहांत हुआ। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में जो योगदान दिया है वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। क्यों, आगे देखते हैं क्यों। संविधान के रक्षक माने जाने वाला केस केशवानंद भारतीय जो मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय था, वो इतिहास की वह तारीख थी जब से ये हमारा संविधान जीवित है। ऐसा कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ, ये याद रखिएगा, अभी इसके बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा। संविधान पीठ ने बहुमत 7-6 के आधार पर यह फैसला दिया था कि किसी भी स्थिति में मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभी आप लोग प्रस्तावना देख रहे हैं। इस निर्णय से ये तो तय हो ही गया था कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, यानी सरकार किसी भी प्रकार की मनमानी या अवैध बदलाव नहीं कर पाएगी, जिस वजह से न्यायपालिका और संसद में संतुलन बना रहा। ठीक है, तो प्रस्तावना है ये बेसिकली। केशवानंद भारती केस मामले को छोड़कर आज तक 13 सदस्यीय पीठ का गठन नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि 68 दिनों तक चली ये सबसे लंबी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, तो ये आपकी प्रस्तावना है। अब देखेंगे हम लोग डिटेल में एक एक चीज, क्या क्या आपको जानना जरूरी है और क्या क्या जानना जरूरी नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इजी एग्जाम चैनल को और घंटी बजाइए बेस्ट एजुकेशनल कॉन्सेप्ट बेस्ट टीचर से सीखने के लिए। चलते हैं हम लोग बेसिकली मूलभूत संरचना, जो कहा गया कि मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है सरकार, वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत संरचना को कभी भी परिभाषित नहीं किया है, आज तक अभी भी परिभाषित नहीं किया है। बस इतना बोला है कि मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है संसद। पर यह माना गया है कि संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, ये आदि मूलभूत संरचनाएं हैं, और समय समय पर इनका विस्तार भी किया गया है। बहुत सारी चीजें मूलभूत संरचनाओं में जोड़ी गई हैं, जैसे आपका संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य। तो ये मूलभूत संरचनाओं में आते हैं सारे, और इनको संसद नहीं बदल सकती है। चलते हैं आगे हम लोग कि क्यों हुआ ये। बेसिकली आपका जानने का अधिकार है और जानने की आपको उत्सुकता भी होती होगी कि क्यों हुआ बेसिकली। तो न्यायिक इतिहास में केशवानंद भारती जो नाम है वो आपका अमर है, आप सभी जानते हैं, हर जगह आपको पढ़ने को मिल जाता है। केशवानंद भारती भारत के बहुत बड़े संत थे। ठीक है, उन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। साथ ही साथ में 1972 में केरल भूमि सुधार अधिनियम आया था, और समाज से आर्थिक विषमताओं को कम करने के मकसद से लाए गए इस कानून के तहत जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, यानी कि सरकार के द्वारा वो छीनी जा रही थी जमीन। इसके बाद केशवानंद भारती जी मामले को अदालत में लेकर गए और केरल सरकार के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने केस किया।
बाद में बात आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंची। इसके बाद इसके पीछे का इतिहास भी देख लेते हैं। धीमे धीमे चीजें बढ़ती हैं, धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ती है। तो क्या क्या चीजें हुई जिस वजह से ये केस हुआ? सबसे पहले आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्तियां दे रखी थी। ये तय होती है बात 1951 के शंकरी प्रसाद मामला और 1965 में सज्जन सिंह मामलों के फैसलों से जाहिर हो जाती है। इसके बाद भी यह वजह भी मानी जा सकती थी कि शुरुआती सालों में सर्वोच्च न्यायालय को उस दौर के राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा था। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व था उनमें से ज्यादातर नेता वही लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आपको भी पता है, ठीक, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट उन पर भरोसा करती थी। बाद के कई सालों में कई सारे संवैधानिक बदलाव किए गए और उसी के साथ में 1967 में प्रसिद्ध गोलकनाथ मामला, इसमें आपको बता दूं, मैं बताता चलूं कि 11 जजों की पीठ बैठी थी। इसमें 11 जज थे। इसमें अभी तक के सबसे ज्यादा 1967 के गोलकनाथ मामला सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाया गया था। क्या? कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार सिर्फ संवैधानिक सभा के पास होगा, ठीक। तो इसको भी चैलेंज किया था आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या आगे हुआ। आगे और भी चीजें हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार का क्या मामला था? केरल के इडनीर नाम का एक हिंदू मठ था और इसके मठाधीश थे केशवानंद भारती जी। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए जिसकी मदद से सरकार मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश में थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन होने की बात करी। तो संविधान का 26 का उल्लंघन, 26 अनुच्छेद क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 के मुताबिक भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका प्रबंधन करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का हक देता है। यानी कि रिलीजियस आपका राइट है, ये धार्मिक अधिकार। केशवानंद भारती जी का कहना था कि सरकार का बनाया गया कानून उनके संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद को बस केरल सरकार से ही नहीं लड़ना था, उनका मुकाबला सीधे केंद्र सरकार से था और जिसकी मुखिया थी उस समय मिसेस इंदिरा गांधी। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला रहा ये भी हम लोग देखेंगे। लास्ट कुछ स्लाइड्स हैं जो आपको हो सकता है बहुत पसंद आए। सबसे पहले उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जज हुआ करते थे। 1970 के दशक के शुरुआत में तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा आरसी कपूर 1970 केस, आरसी कपूर 1970 का केस क्या था? ये था बैंकों का जो केंद्रीकरण किया गया था, ठीक है, बैंकों के केंद्रीकरण के खिलाफ था। और माधवराव सिंधिया केस जो था ये किसके खिलाफ था? ये देसी रियासतों को जो पेंशन मिलनी बंद हो गई थी उसके खिलाफ केस था। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने के लिए 24वां, 25वां, 26वां और 29वें संशोधनों में व्यापक बदलाव किए गए। तो इतने आपके यहाँ पर संवैधानिक संशोधनों में बदलाव किए गए थे। केशवानंद ने चूंकि गोलकनाथ मामलों में 11 जजों की पीठ थी, मैंने अभी बताया आपको, उस निर्णय को भी चुनौती दे दी थी, जिस वजह से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, उस समय पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी, इनकी अध्यक्षता वाली 13 जजों की पीठ का गठन किया गया। 13 ही जज थे और सबके सब उस पीठ में शामिल थे। यह मामला ऐसा था कि 13 के 13 जजों की संवैधानिक पीठ के सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 ये मामला चला था आपका 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक, ठीक है, इतने दिनों तक ये मामला चला था। और जस्टिस सिकरी, SM सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है। और ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया
कि अनुच्छेद 368, आप सभी को पता है ना अनुच्छेद 368 क्या है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है। उसके तहत संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आगे भी देखेंगे हम लोग। पीठ की अगुवाई कर रहे थे, मैंने बता ही दिया आपको, सारे जज एक मत नहीं थे, एक तरफ 7 जज थे, एक तरफ 6 जज थे। चलिए, नियमानुसार जहां बहुमत था उसका पक्ष फैसला बना। फैसले में क्या कहा गया ये भी मैं आपको बता चुका हूं और उसको भी बता चुका हूं। बुनियादी ढांचा क्या क्या चीजें आती हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहा गया। यह भी मैं बताने के लिए आपको बिल्कुल व्याकुल हूं कि जो फैसले से खुश नहीं थे, यानी कि जो 6 जज विपक्ष में थे और उनके जो मुखिया थे, उनका नाम क्या था, जस्टिस A.N. रे, उनको अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की परंपरा क्या रही है, सर्वोच्च न्यायालय की परंपरा ये रही है कि जो वरिष्ठतम जज होता है वही सर्वोच्च न्यायालय का अगला मुख्य न्यायाधीश बनता है। तो जस्टिस S.M. सीकरी ने 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला सुनाया और 25 अप्रैल को वो सेवानिवृत्त हो रहे थे। और उसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जिन्हें बनना चाहिए था, जो सबसे वरिष्ठ थे, उन्हें ना बनाकर आपके A.N. रे, जस्टिस A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला लिया। यानी कि सरकार की तनातनी भी रही। तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और जितनी भी चीजें आपको जाननी जरूरी थी वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक, तो बेसिकली ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।